अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है सेल्स से। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर जो है वो सुना हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल है वो बिल्कुल उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट है जिस तरह से हमारा एक घर होता है। और जिस तरह हमारे घर में डिवीजन ऑफ लेबर होती है इस तरह जो सेल है उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी है उसका जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है वो सेल कहलाता है। तो सेल क्या है? ऑल द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. Cells are specialized in their structure and function. There are different type of cells present in the bodies of multicellular organism. यानी हमारे अंदर सारे सेल्स एक जैसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी पिछले लेक्चर में ऑर्गेनेलीज की बात की थी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस कहा जाता है। तो हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जिनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है उसमें जो सेल्स होंगे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। लेकिन जिस पार्ट को एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी, क्योंकि उसको एनर्जी इतनी चाहिए ही नहीं। तो सेल अपने पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रखेगा। ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो हर सेल के पास होगा। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और कुछ मैच्योर जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो इस तरह सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनकी टाइप डिपेंड करती है कि वो किस बॉडी के पार्ट में रिलाय कर रहे हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी का मतलब होता है ना ज्यादा, उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिर्फ एक सेल है। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल उन्होंने अमीबा दिया, वो सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट ऑफ करते हैं। Cells are categorized based on the placement of their nuclear material into prokaryotic and eukaryotic cell. जो प्रो है, प्रो हम कहते हैं बिफोर, और कैरियोन न्यूक्लियस से निकला है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि वो बिफोर न्यूक्लियस स्टेज में है उनका सेल, यानी उनका सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं बना। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन न्यूक्लियस। यू कैरियोट का क्या मतलब है? ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स। ठीक है। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन जो एक सेल पे कंसिस्ट ऑफ करते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यानी उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, वो ऐसे ही स्प्रेड हुआ है, उसके गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और उनकी एग्जांपल है बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। और जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, वो एक उस पैकेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, वो यूकैरियोट्स होते हैं। जो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स ही। और कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, ये भी यूकैरियोट होते हैं। सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब है ओल्ड या बिफोर स्टेज जिससे मैंने आपको बताया, और कैरियोटिक रिलेटेड टू न्यूक्लियस are those cells that do not have a true nucleus. It means that the nuclear material is not covered by a membrane, while eukaryotic cells have a true nucleus, that is, their nuclear material is covered by a membrane called the nuclear membrane. Sometimes a cell makes the whole unicellular organism. एक सेल पे ही कंसिस्ट ऑफ करते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट में आ जाते हैं हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। A variety of cells make a single multicellular organism. और हम हैं, जैसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। ठीक है। अब ये नीचे जो है वो बेसिक सेल की डायग्राम दी हुई है, जिसमें एनिमल सेल है, प्लांट सेल है और बैक्टीरिया का सेल है। तो इसको जरा आप एक दफा आप गौर से देखें कि आपको इसमें डिफरेंस क्या नजर आता है। ये हमारे पास एनिमल का सेल, जो एनिमल का सेल है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल सेंटर में है।
ठीक है। इसके गिर्द ये जो साइड पे आपको नजर आ रही है, ये जो है सेलुलर मेम्ब्रेन है, और ये जो इसके अंदर सुराख है ना, ये पोर्स हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है जिसको पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद ये जो है आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वैक्यूल है, ये सेंट्रियोल्स हैं। ये बेसिक उन्होंने आपको बता दिए हैं कि इसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। अब ये किस तरह से प्लांट सेल से डिफरेंट है। ये प्लांट सेल है आपके पास। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहली चीज सेल वॉल होती है, कि आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है इसके बाहर, जो कि एनिमल जो सेल था उसके पास नहीं थी। दूसरी बात ये कि इसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में था, जबकि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं होता, वो साइड पर है। और वो साइड पर क्यों होता है कि जो एनिमल सेल है ना उनके अंदर ये वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे हैं और ढेर सारे हैं। लेकिन जबकि जो प्लांट सेल होता है ना उसके अंदर ये डायग्राम उन्होंने इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई, आप इसको गूगल करेंगे तो आपको बेहतर नजर आएगी, या आप बेशक मैट्रिक की कोई बुक देख लें उसके ऊपर ज्यादा बेहतर बनी हुई है। तो ये जो वैक्यूल होता है ना प्लांट में वो बहुत बड़े साइज का होता है, क्योंकि उनको पानी स्टोरेज की जरूरत होती है। तो वो जो बड़े साइज का वैक्यूल होता है ना वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस को पुश कर देता है, इस वजह से उनका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता। में कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो स्पेसिफिक टू प्लांट होती हैं, जो एनिमल्स में नहीं होती, और कुछ होती हैं जो स्पेसिफिक टू एनिमल हैं जो कि प्लांट्स में नहीं होती। तो वो आप लोग आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बेसिक डिफरेंस आप लोगों को मैंने ये बताया कि जो प्लांट का सेल है उसके पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता, एनिमल में वो सेंटर में होता है। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। प्लांट के अंदर वैक्यूल लार्जर साइज के होते हैं, एनिमल के अंदर स्मॉलर साइज के होते हैं। अब अगर हम बैक्टीरिया को देखें, इसके अंदर आप लोगों को प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो मजे की चीज नजर आ रही है वो ये है कि जो इसकी ऑर्गेनेलिज है ना या मेम्ब्रेन बॉन्ड है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसके पास मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट जो कि जो है ना फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये सिर्फ प्लांट के पास होता है, एनिमल के पास नहीं होता। इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होती ही नहीं है। आप देख रहे हैं ये सारा कुछ इसके अंदर ऐसे बिखरा हुआ है। ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ये क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि इसका ऐसे ही फैला हुआ है, जबकि इनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर था। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन मटेरियल है जो बिखरा हुआ है, छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं उसके पास। ये इसके पास मूवमेंट के लिए ये छोटे पिल्लाई हैं, ये फ्लैजेला हैं। फ्लैजेला और पिल्लाई जो है वो इनके पास नहीं थे, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास फ्लैजेला होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हम हैं हमारे पास नहीं है। सो बेसिकली ट्रू डिफरेंस क्या है कि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जबकि प्लांट और एनिमल के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे इसकी डिटेल होगी तो हम आगे वहां से देख लेंगे। आगे आगे हैं जी स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या हैं? स्टेम सेल्स जो हैं वो हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी वो सेल जिनको अपना फेट नहीं पता, उनको हम मॉडिफाई करके जो मर्जी तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं, इन विच मोस्ट ऑफ द जीन्स आर स्विच्ड ऑन एंड दीज हैव अ पोटेंशियल टू मेक ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी वो किसी भी रूट की तरफ जा सकते हैं अभी, लेकिन उनका डिटरमिन्ड नहीं है कि वो क्या बनेंगे। These cells are present in a few places in adult organism or present in the embryos. These are useful for human beings because these can be used in making organs of any type which may be damaged by or for example a disease। यानी कोई हमें डिजीज हुई, से आप लोगों ने नोट किया होगा जब आप लोगों को कहीं पर कट लगता है तो वहां से जो स्किन है वो रप्चर हो जाती है, कुछ दिनों बाद वो स्किन दोबारा आ जाती, स्किन सेल्स रीजनरेट कर जाते हैं।
तो ये कैसे होता है, वो सेल्स जो हैं वो डाई किए, स्टेम सेल्स वहां पर आए और उन्होंने स्किन सेल्स में अपनी डिफरेंशिएशन की और नई स्किन वहां पर बन गई। ठीक है, अभी ये मैंने आप लोगों को स्किन की एग्जांपल दी थी। किसी को स्टमक अल्सर हो गया, तो अल्सर से जब उसकी रिकवरी होती है तो वो वहां पर अब स्टमक के सेल्स जो है इंटरनल लाइनिंग डिस्टर्ब हुई, वहां पर स्टेम सेल्स आएंगे और वो नए सेल्स उस तरह के बनाएंगे। किसी की बोन जो है एक्सीडेंट की वजह से बोन जो है वो टूट गई है, तो डॉक्टर्स ने वो प्लास्टर वगैरह लगा दिया कि ये कुछ दिनों तक जो है वो जुड़ जाएगी आपस में। तो वहां पे भी तो सेल्स आके अटैच होंगे ना, तो वो सेल्स कौन से होंगे, वो भी स्टेम सेल्स आएंगे और वो डिफरेंशिएट करेंगे और उसको हील कर देंगे। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी, हमारी बॉडी अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके यूज कर लेती है। उसके बाद टिश्यूज हैं। टिश्यूज क्या हैं? टिश्यूज डे सेल्स से का एक गुच्छा है, एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, these are the group of similar kind of cells which perform the same function. The tissues perform a common function specialized to the cells. For example, epithelial tissue that makes the skin, यानी हमारे जो स्किन है वो एक, मतलब उसके अंदर जो टिश्यू है उसके सारे सेल्स एक जैसे हैं। ये नहीं है कि हमारी उंगली के ऊपर वाले हिस्से के सेल और होंगे, दरमियान वाले के और है, नीचे वाले के और है, सारे सेल्स एक जैसे हैं। वो एक टिश्यू ने मिलकर बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे सेल से मिलकर बनी है। उन्होंने आगे आपको ऑनियन की एपिडर्मिस की एक स्लाइड दिखाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये इसके सारे एक जैसे हैं। ये सारे सेल्स हैं, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये सेल है, और ये ढेर सारे सेल्स हैं जो एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या है? आप, जैसे मैंने आपको बताया था स्टमक है वो एक ऑर्गन है, हार्ट है वो एक ऑर्गन है, लंग है वो एक ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन जो है वो ढेर सारे टिश्यू मिलकर जो काम करते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं। अब जो टिश्यू है ना वो सारे एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट तरह के टिश्यू होंगे एक ऑर्गन के अंदर, लेकिन वो मिल के काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारा हार्ट है उसने ब्लड को पंप करना है, उसका ये काम है। उसको पंपिंग के लिए जो जो तरह की काम चाहिए होगा उसमें हार्ट के अंदर उस तरह के टिश्यू होंगे। लंग्स हैं, उन्होंने कंट्रैक्शन भी करनी है, उन्होंने रिलैक्सेशन भी करनी है, उसको दोनों तरह के सेल्स चाहिए, तो उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, so tissues group and work together to make a unit called organ. Different tissues in an organ work differently to perform collective function. यानी मकसद उनका एक है लेकिन होंगे वो डिफरेंट तरह। For example, in stomach, there are muscle tissue that contract and relax for grinding, and these are secretory cells which secrete gastric juices to digest the food. The collective action is the secretion of gastric juices and its mixing. यानी मिलकर उन्होंने अपना काम करना है, चाहे जिस मर्जी तरह से वो अपना काम करें, उनका मेन काम एक है लेकिन डिफरेंट तरह के टिश्यू होंगे। अब आगे है, आगे ऑर्गन सिस्टम क्या है। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की दी है, आप ये देखें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया हमारे माउथ से। सबसे पहले हमने खाना जो मुंह में डाला वो चबाया जाएगा, वहीं से छोटे टुकड़ों में तकसीम हुआ, फिर वो यहाँ नीचे आया, इधर से फिर उसके साथ दूसरे ग्लैंड वगैरह उसके अंदर डालते जाते हैं और फर्दर ग्राइंडिंग होती है, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। हर एक ने अपना पर्पस जो है वो परफॉर्म करना, एंड पे आके वो बिल्कुल एक सॉलिड सा मटेरियल बन जाता है जो आप बॉडी से रिलीज कर देते हैं, लेकिन बाय द वे उसके अंदर से सारी जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो निकलती जाती हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक काम कर रहे हैं, खाना हजम कर। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक एक जैसा काम मिलकर कर रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो in the simple to complex organisms many organ systems are present. For example, in human digestive system, cardiovascular system, respiratory system,
सेक्रेटरी सिस्टम भी होता है, and many other more are present at the work for a specific secretary नहीं, basically उसको urinary system कहते हैं, work for a specific purpose. Digestive system consists of oral cavity, esophagus, stomach, intestine, pancreas, liver and rectum. Cardiovascular system consists of हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड। यानी इन्होंने आपको ये बता दिया है कि एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दो की उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, अभी आप बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। उसके बाद या मल्टीपल जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम हैं, अभी आपने ऊपर ऑर्गन सिस्टम देखे हमारे अंदर, हम खाना भी खाते हैं, हम सांस भी लेते हैं, हम पानी भी पीते हैं, ठीक है। तो ये हम हमारा जो दिल है वो धड़क रहा है तो वो ब्लड पंपिंग वगैरह भी कर रहा है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो न हम, तो ये सारी चीजें जो हैं उनको उनको सिस्टम्स चाहिए होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर मेजर जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Organ systems join together to construct organism. In an organism, the organs and organ system coordinate to perform the activities of the whole organism. For example, human brain control the activities of most the organ and organ system. If a person is running, अब हम दौड़ रहे हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा मूवमेंट के लिए। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन है उनकी आपस में। यानी हमारे जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी को एक तरीके से चलना पड़ता है और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। अब यानी वहां तक ऑर्गेनिज्म बन गया, अब एक ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, वो मिलकर एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में बैठे हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं, वहां पर उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। लाइक ऑल द डियर इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर सारे जो हिरन है वो मिलके एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। अभी उन्होंने एग्जाम्पल नीचे देखे हैं, आपको डक दी हुई है तो ये इनकी एक पॉपुलेशन है। बायोलॉजी स्टडी पॉपुलेशन टू एक्सप्लोर द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब आप क्लास में बैठे हुए हैं, अब ये तो नहीं हर एक ऑर्गेनिज्म, वहां पे 40 लोग बैठे हैं बिल्कुल खामोशी से बैठे हैं, आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आई एक दूसरे से पूछेंगे, नोट्स लेंगे। कोई आप फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पेन भूल गया है घर में तो आप किसी से पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की टीचर आपको पढ़ा रहे हो, आप लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो पॉपुलेशन को इसलिए स्टडी करते हैं कि वो देखें कि किस तरह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्शन बिटवीन मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल और एल्स। इसके बाद कम्युनिटी क्या है? Different populations living an area at a particular time. For example, in forest, plant, animal, algae, fungi live together are called a community. मतलब पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन में एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और कम्युनिटी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। बेहतरीन एग्जांपल जू की ले लेते हैं। आप जब जू में जाते हैं वहां पर लाइन्स भी हैं, वहां पर डक्स भी हैं, वहां पर हर डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी पड़े हुए हैं, वहां पर मंकीज भी हैं। तो वो अलग अलग देखें तो वो पॉपुलेशन है और पूरा जू अगर हम देखें तो वो कम्युनिटी है। अब जू के अब जो उन्होंने कहा जो ये पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और एबायोटिक सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट करेंगी। अच्छा मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बताऊं बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो लिविंग सिस्टम पे भी कंसिस्ट ऑफ करता है और नॉन लिविंग पे भी करता है। जो बायोटिक फैक्टर है वो लिविंग फैक्टर्स और एबायोटिक जो है वो ए, अभी आपने एटम में भी जैसे पढ़ा था, ए का मतलब होता है नॉट, तो जो एबायोटिक है उसका मतलब है जो नॉन लिविंग। अब हम जू में देखें अगर, तो जो आपके पास लाइन ही है वो केजेस में बंद हैं और वो क्या कर रहे हैं, वहां पर लेटे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एबायोटिक सिस्टम ही है ना। प्लांट्स हैं वहां पर पड़े हुए तो उसके ऊपर बर्ड्स जो है वो बैठ रहे हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं।
वो प्लांट से खा रहे हैं, तो इसका एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशन जो कम्युनिटी में प्रेजेंट है, जब वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं। अभी उन्होंने आपको एक प्लांट की कम्युनिटी फॉरेस्ट की दिखाई है, डिफरेंट तरह के यहाँ पर प्लांट है, आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये लीव्स और तरह की हैं, ये और तरह की हैं, ये और तरह के हैं। तो ये देखें, डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में वो कम्युनिटी बनाते हैं। इसके बाद बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड covered or inhabited by the living organisms. This is also called the zone of life on earth. यानी एक, जैसे पाकिस्तान है वो एक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल द इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, लेक, ओशन एंड वैलीज वेयर बायोटिक कंपोनेंट्स एग्जिस्ट। अब उसमें खाली ए बायोटिक होना जरूरी नहीं है, बायोस्फीयर है ना, तो बायोटिक भी वहां पर लाजमी होने चाहिए। इसके बाद ये है लेसन नंबर 4, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को कुछ भी समझना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।